उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ का हिस्सा टूटकर यमुनोत्री हाईवे पर आ गिरा, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। इसमें किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना ने लोगों को खौफ से भर दिया। इस हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसककर यमुनोत्री हाईवे पर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ से आने वाले मलबे की वजह से कई पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए और वो भी मलबे के साथ सड़क पर आ गिरे। पहाड़ टूटने की इस घटना के बाद यमुनोत्री को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। इस हादसे के समय वहां कुछ लोग नजर आए, जिनमें कुछ लोग दूर से इस पूरी घटना का अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। पहाड़ टूटने की इस घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ से मिट्टी गिरती दिखी, लेकिन अगले ही पल पहाड़ ही खिसककर हाईवे पर आ गिरा। मलबे के साथ पहाड़ से पत्थर भी गिरते दिखे। कुछ लोग तो इस घटना को देखकर चिल्लाने लगे। कई लोग जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। गुजरात के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बाद राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं और बांधों में पानी ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से शहरों की सड़कों पर सैलाब बह रहा है। राजकोट से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। सड़क पर बह रहे सैलाब के बीच 2 लोग रास्ता पार करने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने आधा रास्ता ही पार किया था कि लहरों ने दम दिखाना शुरू कर दिया। पहले दोनों लड़खड़ाए और फिर पानी के साथ बहकर दूर चले गए। सड़क के दूसरी ओर लोगों की भारी भीड़ जमा थी, लेकिन तमाशबीन बने रहने के अलावा कोई कुछ नहीं कर पाया। मोरबी से गुजरने वाले एक हाईवे पर भी लहरों ने कब्जा कर लिया। बाइक से सड़क पार करने की कोशिश कर रहे 2 लोग रास्ते के बीच में ही फंस गए। बाइक के पहियों को पानी अपने साथ बहा कर ले जाने लगा। दोनों लोग पूरी ताकत से बाइक को रोकने की कोशिश करते रहे। राज्य के कई हिस्सों में अहम रास्ते ठप हो चुके हैं। मोरबी जिले की मालिया तहसील से गुजरने वाला नेशनल हाईवे भी बंद है। फिलहाल हम लोग मालिया तहसील में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कच्छ को जोड़ती हुई जो मुख्य सड़क है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ये नेशनल हाईवे है। इसी हाईवे पर एक कार लहरों के बीच फंस गई। लोगों ने बड़ी मुश्किल से कार में फंसे लोगों को तो बचा लिया, लेकिन कार पानी के साथ बहकर दूर चली गई। हाईवे पर ट्रकों और गाड़ियों की कतारें हैं, जिन्हें हाईवे से पानी कम होने का इंतजार है। मोरबी के कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। सड़कें, घर, स्कूल, मैदान सब कुछ पानी में डूबा है। नदी के ऊपर बनाया गया एक पुल भी नदी के गुस्से से नहीं बचा। नदी का स्तर पहले पुल तक पहुंचा और फिर लहरें पुल के एक हिस्से को बहा कर ले गईं। गनीमत यह रही कि जिस वक्त ये पुल बहा उस वक्त पुल से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। बड़ी मुसीबत गुजरात के लिए यह है कि आने वाले 3 दिनों में मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी, जबकि अभी से बांधों के गेट खोलने की नौबत आ चुकी है। सुरेंद्रनगर जिले में फाल्गु डैम ओवरफ्लो होने पर 6 गेट खोल दिए गए, लेकिन बांध में इतना पानी था कि गेट के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखने लगा। राजकोट के मोतीसर बांध के भी 14 गेट खोलने पड़े। बांध के गेट खुलते ही आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। राजकोट से गुजरने वाली अजी नदी उफान पर है। नदी के पास बना रामनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर भी पानी में डूबा हुआ है। मंदिर का केवल शिखर ही पानी के बाहर दिख रहा है। नदी के पास बसे निचले इलाके भी जलमग्न हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को सरकारी एजेंसियों ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। पाटन भी बाढ़ से बेहाल जिलों में शामिल है। जिले के अहम रास्ते पहले से ठप हैं। पानी के बीच से निकलने की कोशिश में एक कार सड़क पर फंस गई, जिसे ट्रैक्टर से खींचकर निकालना पड़ा। सड़कों पर बह रहे सैलाब के बीच लोग जान दांव पर लगाकर रास्ता पार करते दिखे। सरकारी एजेंसियों का दावा है कि मानसून में होने वाली औसत बारिश से कहीं ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। कितना सीजनल रेनफॉल होना चाहिए उससे 18% एक्सेस हो चुका है गुजरात। राज्य के लिए बड़ी चिंता यह है कि 5 जिलों के लिए अगले 3 दिनों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 लोगों को इमारत के मलबे से निकाला गया है। अभी 25 लोगों की तलाश जारी है। जिन लोगों को मलबे से निकाला गया है उनमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मुंबई इलाज के लिए भेजा गया है। बताया गया कि इमारत में 40 फ्लैट थे और 43 परिवार इसमें रहते थे। इमारत में 2 दुकानें भी थी। जो इमारत हादसे का शिकार हुई वो 10 साल पुरानी बताई गई है। हादसे वाली जगह पर पुलिस और प्रशासन की टीमें बचाव के काम में जुटी हुई हैं। पुणे से एनडीआरएफ की 3 टीमें भी रायगढ़ पहुंची हैं। तो रायगढ़ से तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर 5 मंजिला इमारत ये गिरी है। कल रात की ये घटना है और रेस्क्यू ऑपरेशन को 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड इलाके में कल शाम को जो इमारत गिरी थी उसमें सर्च अभियान अभी भी जारी है। मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखा देता हूं।
सामने इमारत का मलबा है और जो जानकारी मिल रही है कि इसी मलबे के नीचे 25 से 26 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीमें हैं, लोकल फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, महानगर पालिका की टीमें हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं। और महत्वपूर्ण चीज यह है कि मलबा काफी ज्यादा है, इसलिए उसे हटाने के लिए जेसीबी का सहारा लिया गया है। देखिए कम से कम 6 से 7 जेसीबी इस वक्त जो है मलबे को हटाने में लगी हुई हैं। एक महत्वपूर्ण चीज इस मलबे को देखकर कही जा सकती है कि आप मलबे पर नजर डालेंगे तो कहीं पर भी आपको बिल्डिंग के बनाने के दौरान सीमेंट के नामो निशान तक नजर नहीं आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए जो मलबा है, आप देखें अगर उसको गौर से देखेंगे तो सिर्फ मिट्टी और कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्डिंग को बनाने में किया गया था। 5 मंजिला इमारत बना दी गई थी, 7 साल पुरानी ये इमारत थी और जैसे ही कल इमारत धराशायी हुई, करीब 86 से 87 लोग इस इमारत में फंस गए थे। उसमें से 60 लोगों को हालांकि रेस्क्यू के दौरान निकाल लिया गया है। एक की मौत हुई है, 7 से 8 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें मुंबई भेज दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही, मलबा देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरह का फ्रॉड जो है इस बिल्डिंग को बनाने में किया गया था। देखिए साफ तौर पर आपको सिर्फ कंक्रीट और मिट्टी नजर आएगी और जिन चश्मदीदों से जो इस इमारत में रहते थे उनसे हमारी ये बात हुई, उन्होंने जो कहा कि बिल्डिंग जब गिरी तो ऐसा लगा कि कोई बम ब्लास्ट हुआ, क्योंकि हर तरफ बस धूल ही धूल नजर आ रही थी। और ये धूल इसलिए थी क्योंकि इसमें सीमेंट का इस्तेमाल जरा भी नहीं किया गया था और सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी 5 मंजिले की, वो कंक्रीट और मिट्टी के दम पर। ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो दुर्घटना घटी है, जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं जो गार्डियन मिनिस्टर हैं रायगढ़ की आदित्य तटकरे ने। लेकिन फिलहाल जिस तरह की जो लोगों को परेशानी हुई है, जो लोग दबे हुए हैं, जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं इस मलबे के अंदर, उन्हें अगर कुछ होता है तो उनका जिम्मेदार कौन होगा। और महत्वपूर्ण चीज ये कि आखिर सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन तब क्यों चेतता है जब दुर्घटना हो जाती है। महत्वपूर्ण सवाल यही है, चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो या फिर अब महाड। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब मलबे को हटा रहे हैं जेसीबी तो किस तरह की धूल उड़ रही है। और यही बताने के लिए काफ़ी है कि बिल्डिंग को बनाने में बहुत ही खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। और अगर इस बिल्डिंग को बनाने में अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल होता तो इस बिल्डिंग की लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार करीब पिछले 12.5 से 13 घंटों से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और यही वजह है कि जो लोग फंसे हुए हैं इस वक्त, उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए और निकाल कर जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और यही वजह है कि जहाँ भीड़ देख रहे हैं वहाँ पर एक शख्स की बॉडी मिली है, वो शख्स जिंदा है या अभी उसकी मौत हो चुकी है, इसकी कंफर्मेशन नहीं मिल पाया। लेकिन उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी निकालकर लगातार चल रही है ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही सीबीआई ने दिन भर अलग अलग जगहों पर पहुंचकर केस की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की। हालांकि रिया चक्रवर्ती या रिया के परिवार के किसी सदस्य से अब तक पूछताछ नहीं हुई। लेकिन सुशांत केस के 3 अहम किरदारों से घंटों तक पूछताछ हुई। डीआरडीओ के जिस गेस्ट हाउस में सीबीआई के अफसर ठहरे हैं, वहीं सुशांत के पूर्व सीए रजत मेवाती, रसोइये नीरज सिंह और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया। इस समय डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जिसमें जो सीबीआई है वो ठहरी हुई है, वहां पर 3 लोगों से पूछताछ चल रही है। फिर सीबीआई के अधिकारी उस होटल तक भी पहुंचे जहां सुशांत हीलिंग थेरेपी के लिए ठहरते थे। सीबीआई की एक टीम इस वक्त मरोल के इसी वाटर स्टोन होटल में पहुंची हुई है। थोड़ी देर पहले वो टीम पहुंची है और पहुंचने की मुख्य वजह यह है क्योंकि इस होटल में सुशांत सिंह राजपूत करीब 2 महीने तक रुके थे। सबसे अहम, कूपर अस्पताल के वो डॉक्टर हैं जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टरों से दोबारा सवाल पूछने के लिए सीबीआई की एक टीम कूपर अस्पताल भी पहुंची। सुशांत के परिवार के वकील का मानना है कि रिया से पूछताछ से पहले सीबीआई कुछ सबूत जुटाना चाहती है। रिया को समन्स देने के पहले शायद, मेरा अपना ये फीलिंग है कि शायद सीबीआई बहुत अच्छे तरह से घेराबंदी कर रही है कि जिसमें कि सारे तथ्य इकट्ठा कर ले, उसके बाद ही रिया से पूछताछ हो। इस बीच एम्स के 5 डॉक्टरों का एक बोर्ड बनाया गया है जो सुशांत के पोस्टमार्टम से जुड़ी जानकारियों को देखेगा। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा की मौत से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आई। सूत्रों के मुताबिक दिशा का फोन उसकी मौत के 1 हफ्ते बाद भी चालू था। दिशा की मौत 8 जून की रात को हुई थी और मुंबई पुलिस की थ्योरी के मुताबिक दिशा ने 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की।
लेकिन फोन कॉल डिटेल के मुताबिक दिशा के फोन का इस्तेमाल 17 जून तक होता रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में व्हाट्सएप कॉल किए भी गए और फोन पर इसी तरह की कॉल आती भी रही। हालांकि मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दिशा का फोन घटना के बाद ही जब्त कर लिया गया था और जब्त किए गए फोन फोरेंसिक टीम के पास जांच के लिए रखे जाते। इस दौरान फोन को ऑन भी किया जाता। हालांकि पुलिस का दावा यह है कि जांच के दौरान फोन पर आने वाले कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया जाता। यूपी के गोंडा में मामूली विवाद में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मारपीट करने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई। वीडियो 1 अगस्त का बताया जा रहा है, जिसमें सफेद रंग की टी-शर्ट पहने एक आदमी प्लास्टिक की पाइप से एक लड़के को बेरहमी से पीटता दिखाई दिया। इस बीच लड़का उससे मारपीट नहीं करने और छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाता रहा, उससे माफ करने की बात कहता रहा, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो लगातार उसकी पिटाई करता रहा। इस घटना के समय वहाँ एक दूसरा आदमी भी मौजूद था, जो लड़के के साथ गाली गलौज करता रहा और मोबाइल फोन से उसकी पिटाई का वीडियो बनाता रहा। प्रशासन की अनदेखी के बाढ़ की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालांकि कई इलाकों में बाढ़ का पानी घटता दिखा, लेकिन प्रशासन पीड़ितों की मदद के लिए पहुंच सके ऐसा नजर नहीं आया। और जब लोग प्रशासन के रवैये से हताश हुए तो अपनी मदद खुद करने का बीड़ा उठा लिया, जिसकी एक तस्वीर बहराइच के टिल्लूपुरवा गांव में दिखी, जहां छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक घरों से जरूरी सामान लेकर सुरक्षित ठिकाने की तरफ जाते दिखे। और ये सुरक्षित ठिकाना एक स्कूल की छत पर नजर आया, जहां पहुंचने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बांस की सीढ़ी की मदद लेते दिखे और तिरपाल के साए में धूप और बारिश से बचने का इंतजाम नजर आया। घाघरा का पानी यहाँ तक गांव में घुस आया है, तो अब जो बच्चे हैं उनको भी मुश्किल हो रही है, जो बुजुर्ग हैं उनको भी मुश्किल हो रही है, सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसी ही तस्वीर बहराइच के ही गोलागंज गांव की भी दिखी, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। यहां भी जब सड़कों से लेकर घर आंगन तक पानी घुस गया तो जान बचाने के लिए लोग स्कूल की छत पर ही शरण लेते नजर आए, जो प्रशासन के रवैये से नाराज दिखे। जो भी कोई अधिकारी आता है बंधे के ऊपर घूम टहल के निकल जाता है। लेकिन बहराइच से भी बड़ा दुख देवरिया के कुर्रा परसिया गांव का दिखा, जहां घाघरा के पानी में एक गांव ने जल समाधि ले ली। हर साल आने वाली बाढ़ में अपनी घर की निशानी तलाशने वाले यहां आकर सुबकते दिखे। पट के विलीन हो गया तो क्या बताया जाए, क्यों रो रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में गांव ही नहीं, मुरादाबाद जैसे शहर के निचले इलाके भी बाढ़ की चपेट में आते नजर आए, जहां रामगंगा नदी का पानी गली मोहल्लों में नजर आया और लोगों की परेशानी बढ़ गई। गुजरात के सुरेंद्र नगर में सैलाब में बह रहे एक आदमी की जान बाल बाल बच गई। वहां रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नदी में पानी बढ़ गया, जिससे बाढ़ के हालात बन गए और एक आदमी उसमें बहता नजर आया, जिसकी चीख पुकार सुनने के बाद कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। ऐसे में उसकी मदद के लिए एक तैराक पानी में उतरा और रस्सी की मदद से उस व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी जान बचाई। हालांकि सैलाब में कुछ दूर तक बहे इस आदमी ने वहां मौजूद एक पेड़ को काफी देर तक पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश भी की। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जिले के एक दूसरे इलाके से भी सामने आई, जिनमें कुछ लोग पानी में फंसे 3 कार सवारों की जान एक रस्सी की मदद से बचाते नजर आए। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में एक बार फिर माउंट सिनबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिससे इलाके के लोग दहशत से भर गए। 15 दिनों के अंदर वहां तीसरी बार यह ज्वालामुखी फटा, जिससे इलाके के लोग दहल उठे। इस विस्फोट के बाद आसमान में लगभग 1500 मीटर तक राख का गुबार फैल गया। ज्वालामुखी से निकलने वाले मलबे से आसपास के इलाके ढह गए। सामने आई एक तस्वीर में इलाके के मकान, खेत और गाड़ियां सब राख से लिपटी हुई नजर आईं। सड़कों पर भी ज्वालामुखी से निकलने वाली राख की मोटी परत बिछ गई। घटना के कुछ देर बाद ही राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया। सड़कों को साफ करने के लिए कई गाड़ियों को लगाया गया, जबकि कुछ लोग राख की परत को हटाने के लिए फसलों पर मशीनों से पानी का छिड़काव करते दिखे। माउंट सिनबुंग ज्वालामुखी में लगातार हो रहे विस्फोट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को ज्वालामुखी के केंद्र से 5 किलोमीटर के दायरे में न जाने की चेतावनी जारी कर दी। पटना में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव किया। पक्की नौकरी और वेतन बढ़ाने की मांग पर ये प्रदर्शनकारी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। और सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होने पर इन लोगों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया। कुछ प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पहुंच गईं और गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में शामिल लोग थोड़ी देर के लिए मंत्री के गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गईं। अपनी मांगों के समर्थन में बैनर, पोस्टर लिए इन प्रदर्शनकारियों ने नीतीश सरकार पर अनदेखी का भी आरोप लगाया।
स्वास्थ्य मंत्री जी का वादा था, एक्सपीरियंस के आधार पर उनका नियमितीकरण किया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इन स्वास्थ्य कर्मियों ने उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के राज्यपाल रहे तथागत रॉय के बंगाल की राजनीति में लौटते ही प्रदेश बीजेपी में सीएम पद की उम्मीदवारी का मुद्दा फिर गर्मा गया। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस मसले ने तब तूल पकड़ा जब एक दिन पहले ही कोलकाता लौटे तथागत रॉय ने खुद को बंगाल बीजेपी में सबसे वरिष्ठ नेता बताते हुए मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए रुचि दिखाई। हालांकि राज्य में पार्टी की कमान संभालने वाले दिलीप घोष को पहले से ही सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है, जिन्हें टीएमसी बाहरी मानती, जबकि सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का धड़ा उन्हें राज्य के भावी सीएम के रूप में पेश करता रहा है। तो दूसरी तरफ सांसद लॉकेट चैटर्जी का खेमा भी उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल मान रहा है और टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय का अपना गुट है जो उन्हें इस पद का दावेदार बताता है। हालांकि अब तक बीजेपी की ओर से किसी का नाम आगे नहीं बढ़ाया गया है। यूपी में कानपुर की पुलिस लाइन में सिपाहियों के रहने के लिए बनाई गई एक बैरक की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। हादसा रात 9:30 बजे के करीब हुआ जब ड्यूटी के बाद तमाम सिपाही आराम कर रहे थे। तभी बैरक की छत अचानक गिर गई, जिसके मलबे में कई सिपाही दब गए। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। आनन फानन में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। हादसे की वजह से वहां कई लोग बुरी तरह घायल दिखाई दिए। इस वक्त मैं कानपुर के पुलिस लाइन में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जो बैरक है, पुराने बैरक से किस झरझरा के इसका पोर्शन गिरा, तमाम मलबा बाहर आ चुका है और मलबे को हटाने का पूरा काम चल रहा है। हादसे का पता चलते ही पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। कई पुलिस वाले तो हादसे के बाद मलबा हटाते भी नजर आए। इसके अलावा वहां मलबा हटाने के लिए खुदाई करने वाली कई मशीनों को लगाया गया। बाद में हादसे में घायल सिपाहियों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। बरामदे की बीच वाली छत जो है उसकी गिर गई है, एक पोर्शन उसका गिर गया है, जिससे हमारे 3 कांस्टेबल इसमें इंजर्ड हुए थे और 3 में से 2 आउट ऑफ डेंजर हैं। एक की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। पुलिस लाइन में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीमा विवाद के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने चीन को चेतावनी दी। भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बिपिन रावत ने साफ किया कि LAC पर चीन के अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्प तैयार है। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है और दोनों सेनाएं भी शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को हल करने में जुटी हुई हैं। दिल्ली के बख्तावरपुर इलाके के किसान पप्पन सिंह ने दावा किया कि बिहार लौटे कुछ मजदूरों को वो हवाई जहाज से दिल्ली बुलाएंगे। ये मजदूर गुरुवार को दिल्ली लौटेंगे। मशरूम की खेती करने वाले पप्पन सिंह ने लॉकडाउन के दौरान भी इन मजदूरों की मदद की थी और हवाई जहाज से उन्हें गांव भिजवाया था। उनको रोजगार देने के लिए ये जो है मेरी ड्यूटी बनती है। वो मेरे से आश्रितों को आश्रित है मेरे मजदूर भाई, इसलिए मेरे को मशरूम लगानी और उनको बुला रहा हूँ मैं इज्जत से। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कोरोना से मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देने के लिए दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने माना कि हर राज्य के हालात अलग हैं, इसलिए एक नीति बनाना संभव नहीं है। जर्मनी की गोल्फ खिलाड़ी सोफिया पोपोव ने ब्रिटिश ओपन का खिताब जीत लिया, जिसके बाद वो इस खिताब को जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई। असम के गुवाहाटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया। बीते दिनों केंद्र सरकार ने देश के 3 एयरपोर्ट को 50 साल के लिए एक कंपनी को लीज पर देने का ऐलान किया था। और इसी से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और पार्टी का झंडा लेकर गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गए और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के फैसले को असम के पहले मुख्यमंत्री का अपमान बताया, जिनके नाम पर एयरपोर्ट का नाम लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। ये देश का स्वतंत्र सेनानी को अपमान किया है, असम का लोगों को अपमान किया है, असम का हिस्ट्री को अपमान किया है। कांग्रेस ने केंद्र से एयरपोर्ट के निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने उनके प्रचार के लिए समंदर में नावों की रैली निकाली। 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले, मगर कोरोना का खतरा भी बरकरार है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने उनके लिए वोट मांगने का अनोखा तरीका अपनाया। वैसे तो चुनावी रैलियां जमीन पर जनता के बीच होती हैं, लेकिन सामने आई एक तस्वीर में मैसाचुसेट्स में राष्ट्रपति ट्रंप का प्रचार करने के लिए दर्जनों नावें समंदर में निकलती नजर आईं।
बाकी लोग बीच से ही इस बोट परेड का समर्थन करते दिखे और जब नावें समंदर के बीचों बीच पहुंची तो आसमान से ली गई तस्वीरों में बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। हर नाव पर अमेरिका का झंडा तो था ही, एक दूसरे झंडे में 2020 के इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर जिताने का संदेश भी लिखा नजर आया। जहां जहां से नावें गुजरी वहां तटों पर मौजूद लोगों के बीच झंडों के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनाने की अपील की गई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बारिश की वजह से 2 नदियों के तटबंध टूट गए, जिससे रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। इससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और इन हालात में वो इतने मजबूर हो गए कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। लोगों के मकान और खेत पानी में डूबे नजर आए। ऐसे में इन लोगों के पास दूर से ही बर्बादी के इस मंजर को देखने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा। तटबंध टूटने से नदी का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता दिखाई दिया, जिस वजह से उन जगहों में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। खबरें हैं कि अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो को शुरू करने पर विचार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो को चलाने पर फैसला ले सकता है। दिल्ली सरकार ने भी राज्य में कोरोना के हालात ठीक होने का हवाला देकर मेट्रो चलाने की मांग की। इसके अलावा 50% दर्शकों के साथ सिनेमा हॉल खोलने की मांग है, मगर माना जा रहा है कि अनलॉक 4 में सिनेमा हॉल बंद रहेंगे और स्कूल और कॉलेजों को भी पहले की ही तरह बंद रखा जाएगा। लेकिन 50% क्षमता के साथ राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों को मंजूरी मिल सकती है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों में भ्रष्टाचार और जरूरी सुविधा मुहैया नहीं करवाने के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिन्होंने राजधानी त्रिपोली की सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कई प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर एक कार में तोड़फोड़ करते दिखे। कोई कार का शीशा तोड़ता दिखा तो कोई दरवाजे को लात मारता नजर आया। कुछ लोग तो कार को तोड़ने के लिए उस पर कूदते दिखाई दिए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में प्रदर्शनकारियों की भीड़ सड़क पर हंगामा करती दिखी। एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जिसमें सड़क पर एक साथ कई लोग भागते दिखाई दिए। इस बीच वहां गोलियां चलने की भी आवाज सुनी गई। यही नहीं, सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ महिलाएं तो सड़क किनारे हाथों में सरकार विरोधी पोस्टर लेकर अपना विरोध जताती नजर आईं। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर चेतावनी के निशान तक पहुंच गया। चेतावनी का निशान खतरे के निशान से कुछ ही नीचे होता है और अगर यमुना का जलस्तर चेतावनी के निशान को पार कर खतरे के निशान तक पहुंचा तो फिर दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना का जलस्तर 204.38 मीटर तक पहुंच गया, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है। दिल्ली सरकार ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कंट्रोल रूम को एक्टिव कर दिया है, गोताखोरों को भी एक्टिव किया गया है। बताया गया कि शुक्रवार शाम हथनीकुंड बैराज से करीब 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो दिल्ली पहुंच चुका है। सुबह के वक्त भी वहां से 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अगले 48 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। बाढ़ के लिए जो भी है उसकी पूरी तैयारियां हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है और यमुना का जलस्तर बढ़ने की ये भी एक वजह है। पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में लोगों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मशाल जलाई और सड़क पर जुलूस निकालकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नारे लगाए। वहां के लोग चीन के साथ मिलकर पीओके में बांध के निर्माण का विरोध किया। लोगों का आरोप है कि नीलम और झेलम नदी पर बांध बनाकर वहां के लोगों से पानी छीना जा रहा है। और आज मौजूदा हुकूमत में हमारे वज़ीर आज़म ने मुतअद्दिद बार हमारे मौक़िफ़ को जायज़ तस्लीम किया। इसके बावजूद जाके चीन और पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर बैठकर मायदा करते हैं और हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठ के तालियां बजाता है। ये औकात है रियासत के वज़ीर आज़म की, उस रियासत के कुल पुरजों की। और फिर रियासत हमारी हो, वसाइल हमारे हैं, दरिया हमारे हैं, लेकिन एक याजूज माजूज की कौम चाइना उठ के आता है और इस्लामाबाद के अंदर बैठकर पाकिस्तान से वायदे करता है हमारे दरियाओं के ऊपर। पाकिस्तान और चीन को किसने हक दिया कि वो हमारे दरियाओं का सौदा करते बैठे। यूरोप के देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में लाखों लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया।
राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगने के बाद से ही वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। और इसी मुद्दे पर राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राष्ट्रपति का विरोध करने के लिए सभी इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में कई पोस्टर और कई बैनर लेकर लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे और देश में दोबारा चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने हाल ही में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की हिंसक कार्रवाई की घटना पर भी आपत्ति जताई। हजारों लोग अपने देश के झंडे के साथ भी दिखाई दिए। इस दौरान पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात किए गए थे ताकि प्रदर्शन के दौरान कोई हंगामा न हो। वहीं कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कटीले तार भी लगा रखे थे। हरियाणा के पंचकुला से सांड के हमले की एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ एक सांड ने शहर के एक इलाके में करीब 5 घंटे तक आतंक मचाया और जब उसे भगाने की कोशिश की गई तो वो भड़क गया और उसने भगाने वाले पर ही हमला कर दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक मकान के बगल में एक सांड खड़ा दिखा। तभी एक आदमी लाठी लेकर उसके करीब पहुंचा और उसे मकान के पास से हटाने की कोशिश की, लेकिन सांड भागने के बजाय उस आदमी पर बुरी तरह से टूट पड़ा। जान बचाने के लिए उस आदमी ने लाठी से सांड को पीटना शुरू कर दिया, जबकि सांड ने उसे दौड़ाते हुए धक्का दे दिया, जिससे वो बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ा। सांड के हमले के बाद आसपास के लोग लाठियां लेकर दौड़े और उसे खदेड़ दिया। साथ ही लोगों ने सड़क पर घायल पड़े आदमी को उठाकर घर भेज दिया। बताया गया कि पंचकुला के सेक्टर 26 में सांड ने कई और लोगों पर हमला किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इमरान खान की सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया। इमरान खान की सरकार की तरफ से कहा गया कि नवाज शरीफ को अदालत ने खराब सेहत की वजह से 4 हफ्ते की जमानत दी थी, जो दिसंबर में खत्म हो चुकी, जबकि नवाज शरीफ अब भी लंदन में है और पाकिस्तान की अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। इसलिए नवाज शरीफ को इमरान खान की सरकार ने न केवल भगोड़ा घोषित कर दिया, बल्कि अदालत में उनकी जमानत देने वाले उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इमरान खान की सरकार ने साफ कर दिया कि नवाज शरीफ के प्रत्यर्पण की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। आरजेडी के दफ्तर में लगे पोस्टरों में तेजस्वी यादव की तस्वीर नजर नहीं आई। पटना में आरजेडी के दफ्तर में चुनाव के लिए नया हॉल तैयार किया गया, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं होने पर विरोधियों ने सवाल उठाए। जेडीयू ने दावा किया कि लालू प्रसाद के परिवार में विवाद की वजह से तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं लगाई गई। हालांकि आरजेडी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इसमें तस्वीर का कहां सवाल उठता है? तेजस्वी यादव जी तो हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है। मुंबई में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने सरकार से मदद की अपील की। उनका आरोप है कि उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर गाड़ियां खरीदी, लेकिन कोरोना संकट के बीच काम नहीं होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। यही नहीं, उन्हें बैंक की किस्त देने में भी मुश्किल हो रही है। शिवसेना ने भी इनकी मांगों का समर्थन किया। ये कंडीशन बहुत खराब है। लॉकडाउन की वजह से टेम्पो लिए हैं, उसका EMI भर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि धंधा पानी है ही नहीं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे और वहां चल रही तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना के खतरे के बीच नेहरू स्टेडियम में जल्द खिलाड़ियों के लिए कैंप शुरू होंगे। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर एम्स दिल्ली में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और जेपी नड्डा समेत कई नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही उनके काम को भी याद किया गया। यूपी के बलिया में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर में गोली लगने से रतन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बदमाश भाग निकले। रतन सिंह एक निजी चैनल में रिपोर्टर थे। पत्रकार की हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे वाली जगह का मुआयना किया। पुलिस ने हत्या के पीछे की वजह आपसी विवाद बताया, साथ ही दावा किया कि जल्द ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये लोग एक सोनू डेली जाता था उधर, और जाता था, बैठता था, रतन की अवधि आता था। अब कहाँ से किस तरह से आ गए यहाँ पर? रोज एक गुट्टू, एक उदय सिंह है, एक झाबर है, अनिल सिंह उसका है, और दिनेश सिंह का पूरा परिवार। ये लोग साजिश कर गए और दिनेश सिंह का पूरा परिवार के लड़के और विजय सिंह मिल करके मार दिए। छोटा भाई है, इसके यहाँ फोन गया कि झगड़ा हुआ है, तो हम लोग आए हैं। थोड़ा हटिए, जी बताइए। तो आए तो देखे तो इनके हाथे में लड़के को गोली मार दी। झगड़ा हुआ था। हाँ? अरे भैया, कितने बजे घटना है? हमारे यहाँ इनके यहाँ फोन आया। हमारे यहाँ फोन आया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता अभियान में कोरोना के नियम टूटने पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया।
हैरानी की बात यह है कि एक दिन पहले बीजेपी के इस कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे, जिनमें राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मंच पर मौजूद थे। सामने आई तस्वीरों में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से भाषण देते दिखे, जबकि पंडाल में बैठे लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह नजर आए। मंच हो या फिर पंडाल, हर जगह लोगों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाना भी मुनासिब नहीं समझा। बीजेपी के सदस्यता अभियान में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग बिना मास्क पहने ही कार्यक्रम में पहुंचे। सिंधिया के भाषण के दौरान सैकड़ों लोग बेहद पास खड़े होकर नारेबाजी करते दिखे। इतना ही नहीं, बीजेपी के इस कार्यक्रम में लोगों के बैठने के लिए जो कुर्सियां रखी गई थीं, उनमें भी जरूरी दूरी के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। बताया गया कि ग्वालियर के इसी कार्यक्रम पर दायर एक याचिका की हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। पंजाब के लुधियाना में कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद दमकल की 5 गाड़ियां आग को बुझाने पहुंची। लेकिन ये फैक्ट्री में लगी आग इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मुश्किल आई। हालांकि काफी कोशिशों के बाद आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया, लेकिन आग लगने की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन पर बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। खबर यह आई कि किम जोंग उन की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ विदेशी अखबारों ने दावा किया कि किम अभी कोमा में है। असल में इसी साल 12 अप्रैल को किम जोंग उन के दिल का ऑपरेशन किया गया था और खबर आई थी कि ऑपरेशन के बाद से ही उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद ही किम जोंग उन के कोमा में जाने की खबर भी सामने आई थी और अब कुछ अखबारों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन की मौत हो चुकी है। इस बीच ये खबर भी सामने आई कि उत्तर कोरिया की कमान किम जोंग उन की बहन संभालने जा रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में गोवता बांध के ओवरफ्लो होने के बाद बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने पहुंच गए। जबकि कोरोना की वजह से लोगों की भीड़ लगाने पर रोक है, इसके बावजूद लोगों ने लापरवाही दिखाई और नहाने पहुंच गए, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, लोगों पर जमकर लाठियां भांजी, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। तो आप देखिए कि लोगों की बड़ी लापरवाही सामने आई। पिकनिक मनाने लोग पहुंच गए, भीलवाड़ा की यह घटना, उसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजी, तब जाकर लोग भागने लगे। अचानक से वहां पर पानी का फ्लो ज्यादा हो गया और ये तस्वीरें डराती भी हैं, साथ ही साथ सचेत भी करती है, क्योंकि कोरोना संकट में लोगों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इतनी संख्या में लोग पिकनिक मनाने यहां पर पहुंच गए और आप देखिए कि बांध पर पानी का फ्लो जैसे ही ज्यादा हुआ, उसके बाद पुलिस ने लाठियां भांज कर वहां पर से लोगों को भगाया। कैरिबियाई देश क्यूबा में तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो गए। चक्रवाती तूफान लौरा की वजह से वहां के दक्षिणी इलाकों में जोरदार बारिश और तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से कई मकानों और इमारतों की छतें उड़ गईं। वहां के बाराकोआ शहर से आई कुछ तस्वीरों में लोग तूफान से बर्बाद हुए अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखाई दिए। कुछ लोग रजाई गद्दे तो कुछ लोग टीवी और फ्रिज जैसी चीजें भी अपने साथ ले जाते नजर आए। Las cosas más importantes que tenemos, porque lo fundamental es salvar la vida. तेज हवाओं के थपेड़ों के आगे बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी हो गए। समंदर की उफान मारती लहरें किनारों को पार कर मकानों में घुसने को बेताब नजर आईं। हालांकि कुदरत के इस कहर के बीच वहां की सरकार ने अपने नागरिकों की हर तरह से मदद करने का भरोसा दिया। Todo lo que tiene que ver con el abastecimiento y los servicios básicos a la población para garantizarlo. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तूफान के असर के रहने की संभावना जताई है, जिससे वहां के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। राजस्थान के पाली में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां और नाले उफान पर हैं, जो लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनते जा रहे हैं। पाली में भेड़ बकरियों को चराने गए कुछ लोग एक पहाड़ी पर फंसे। बताया गया कि नदी का पानी बढ़ने के बाद ये सभी लोग एक पहाड़ी पर फंस गए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने सभी को नाव की मदद से बाहर निकाला। तो पहाड़ी पर यहाँ पर लोग फंस गए, भेड़ बकरियों को चराने के लिए गए थे, लेकिन नदी का उफान काफी ज्यादा था। ऐसे में नाव की मदद से इन लोगों का रेस्क्यू किया गया। प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद लोगों को निकाला जाता है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम की एक कंपनी ने सड़क के रास्ते दिल्ली से लंदन के एक टूर की जानकारी दी, जिसके मुताबिक 2021 में 70 दिनों के इस टूर में एक बस से लोगों को दिल्ली से लंदन का सफर कराया जाएगा, जो कि म्यांमार, चीन, रूस, जर्मनी और फ्रांस समेत 18 देशों की सैर कराते हुए उन्हें लंदन पहुंचाएगी। इसके लिए यात्रियों को 10 देशों का वीजा लेना होगा, लेकिन उनका इंतजाम कंपनी कराएगी। हालांकि इस बस से केवल 20 लोग ही यात्रा कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक इन लोगों के ठहरने का इंतजाम 4 स्टार और 5 स्टार होटल में किया जाएगा। इसके लिए लोगों को काफी मोटी रकम भी खर्च करनी पड़ेगी। इस टूर के लिए उन्हें 15 लाख रुपए देने होंगे।
उत्तराखंड में बीजेपी से निकाले गए विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की वापसी हो गई। उत्तराखंड में विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की बीजेपी में वापसी हो गई। करीब 1 साल पहले उनका हथियारों के साथ डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद बीजेपी ने अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया था। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। एक दिन पहले विधानसभा के 6 कर्मचारियों में भी कोरोना की बात सामने आई थी। राज्य विधानसभा का सत्र बुधवार से शुरू होगा, लेकिन अब इसमें स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता शामिल नहीं होंगे। हमारे ऑफिसर्स और उनके भी सैंपल लिए थे विधानसभा के पर्पज से, तो उसमें हमारे पॉजिटिविटी में स्पीकर विधानसभा का भी पॉजिटिव आया है सैंपल। राजस्थान के अलवर में एक मकान की छत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब सभी लोग सो रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि एक महिला का इलाज जारी है। उनके मकान का लेंटर गिर गया और उसमें उसके ऊपर उसके 3 बच्चियां, 1 बच्चा और उनकी बीवी और 6 लोग दब गए। मिसबाह उल हक से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता की जिम्मेदारी वापस ली जा सकती है। अभी तक वो 2 जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। मिसबाह मुख्य चयनकर्ता के अलावा मुख्य कोच भी हैं। ऐसे में अगर उन्हें हटाया जाता है तो उनके पास सिर्फ मुख्य कोच की ही जिम्मेदारी रहेगी। यूपी के मेरठ के पेट्रोल पंप कर्मचारियों की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि पेट्रोल डलवाने के बाद कुछ लोगों की पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से पैसों को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को जमकर पीटा। हालांकि इस बीच वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, मगर पिटाई करने वाले लोग नहीं माने। आरोप है कि हमला करने वाले लोग पेट्रोल पंप कर्मचारियों से पैसे भी लूट ले गए, जिसके बाद कर्मचारियों ने पिटाई करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कुछ लोग जान जोखिम में डालकर एक नाला पार करने को मजबूर हो गए। वहां सड़क नहीं होने की वजह से बरसात के दिनों में इलाके के लोगों का दूसरी जगहों से संपर्क टूट जाता है। लेकिन जरूरी कामों के लिए जो लोग मजबूरी में घरों से निकले, वो जान दांव पर लगाकर उफनते नाले को पार करते नजर आए। एक तस्वीर में 2 लोग मोटरसाइकिल पर बैठे आदमी को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए धक्का देते दिखे, तो एक दूसरी तस्वीर में घुटनों तक भरे पानी में कुछ लोग छड़ी की मदद से पगडंडी को ढूंढते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। बारिश की वजह से नाले में इतना पानी आया था, इतना बहाव आया था, जिससे लोगों को क्रॉस करना बहुत मुश्किल रहता है। नाले के बीचों बीच एक कुत्ता भी फंसा नजर आया, जो काफी कोशिश के बाद भी पानी के तेज बहाव में बह गया। यूपी के मथुरा में पानी की एक टंकी को गिरा दिया गया। बताया गया कि पानी टंकी काफी जर्जर हो गई थी, जो हादसे को दावत दे रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने 70 फीट ऊंची पानी की टंकी को गिरा दिया। बताया गया ये टंकी 40 साल पहले बनाई गई थी। लोगों ने आरोप लगाया कि टंकी को गिराने का जिम्मा एक ठेकेदार को दिया गया था, जिसने टंकी गिरने के लिए कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए और मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद से उसे गिरा दिया। इजरायल के यरूशलेम में वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। भ्रष्टाचार और कोरोना से ठीक तरह से नहीं निपटने के आरोपों की वजह से वहां पिछले कुछ वक्त से पीएम के खिलाफ आवाज उठ रही, और इसलिए यरूशलेम में एक बार फिर हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के घर के बाहर अपनी मांग को दोहराते हुए जुटे नजर आए। एक लड़की तो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बांस की बल्लियों से बने मचान पर बैठ गई, लेकिन तभी सड़क खाली कराने के लिए कुछ पुलिसकर्मी घोड़ों पर सवार होकर लोगों के बीच से गुजरते दिखे। मगर जब तब भी प्रदर्शनकारी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। एक आदमी को तो पुलिस वाले उठाकर बस की तरफ ले जाते दिखे। कुछ पर पुलिस सख्ती करती भी नजर आई। लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया। बताया गया कि पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलवामा आतंकी हमले पर एनआईए आज चार्जशीट दाखिल करेगी। चार्जशीट जम्मू की एनआईए स्पेशल कोर्ट में दाखिल की जाएगी। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा के लेथपुरा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हुए थे, जिसके करीब 1.5 साल बाद आज एनआईए चार्जशीट दाखिल करेगी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से लोग दिल खोलकर मंदिर के लिए दान कर रहे हैं। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण के लिए अब तक 60 करोड़ से अधिक की धनराशि दान के रूप में मिल चुकी है। इससे पहले राम जन्मभूमि न्यास ने भी अपने पास मौजूद 12 करोड़ रुपए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनने के बाद उसे सौंप दिए।
इस ट्रस्ट बनने के बाद से उसके खाते में 50 करोड़ से अधिक रुपए जमा हुए, जबकि कई लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए काफी सोना और चांदी भी दान के तौर पर ट्रस्ट को दिया। जबलपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बिहार के चंपारण में घर लौटने के समय दवा कारोबारी को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए मोतिहारी रेफर किया गया। यूपी के जौनपुर में एक बेकाबू बाइक पुल से नदी में गिर गई, जिससे उस पर सवार 2 लोग नदी में बह गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई। गुजरात के मोरबी में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यूपी के जौनपुर में अपने जन्मदिन पर प्रधान और उसके साथियों का पिस्तौल से हवा में गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में लोगों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मशाल जलाई और सड़क पर जुलूस निकालकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नारे लगाए। वहां के लोग चीन के साथ मिलकर पीओके में बांध के निर्माण का विरोध किया। लोगों का आरोप है कि नीलम और झेलम नदी पर बांध बनाकर वहां के लोगों से पानी छीना जा रहा है। और आज मौजूदा हुकूमत में हमारे वज़ीर आज़म ने मुतअद्दिद बार हमारे मौक़िफ़ को जायज़ तस्लीम किया। इसके बावजूद जाके चीन और पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर बैठकर मायदा करते हैं और हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठ के तालियां बजाता है। ये औकात है रियासत के वज़ीर आज़म की, उस रियासत के उन पुरजों की। और फिर रियासत हमारी हो, वसाइल हमारे हैं, दरिया हमारे हैं, लेकिन एक याजूज माजूज की कौम चाइना उठ के आता है और इस्लामाबाद के अंदर बैठकर पाकिस्तान से वायदे करता है। हमारे दरियाओं के ऊपर पाकिस्तान और चीन को किसने हक दिया कि वो हमारे दरियाओं का सौदा करते बैठे। कैरिबियाई देश हैती में चक्रवाती तूफान लॉरा की वजह से आई भीषण बाढ़ की चपेट में आकर 9 लोगों की मौत हो गई। तूफान की वजह से वहां के कई इलाकों में भीषण बाढ़ आ गई और उसका पानी सैलाब बनकर सड़कों पर बहने लगा। वहां के कई इलाकों से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में सड़कें नदियों में तब्दील नजर आईं। बाढ़ से कई बस्तियां भी पूरी तरह उजड़ गईं और वहां रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे, जबकि कुछ लोग तबाही के बीच भी कुछ बच जाने की उम्मीद में मकानों का मलबा खंगालते दिखाई दिए। एक और तस्वीर में तो बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में घुसा नजर आया। लोगों ने बाढ़ के साथ अपना सब कुछ बह जाने पर दुख और बेबसी जताई। कई इलाकों में बाढ़ के पानी के साथ मिट्टी और कीचड़ भी बहकर आ गया, जबकि कई जगह सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। पंजाब के लुधियाना में कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद दमकल की 5 गाड़ियां आग को बुझाने पहुंची। लेकिन ये फैक्ट्री में लगी आग इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मुश्किलें आई। हालांकि काफी कोशिशों के बाद आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया, लेकिन आग लगने की वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने इस बार सर्दियों में भी लद्दाख को आबाद रखने की योजना बनाई। सर्दियों में हर साल वीरान हो जाने वाले इस इलाके में इस बार स्थानीय लोगों के अलावा बाहर के करीब 22,000 लोग भी रुके रहेंगे, जो यहाँ के विकास के काम को रफ्तार देने और स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीते कई महीनों से लद्दाख के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। और इन्हें रोकने के लिए जो योजनाएं बनी, उनमें सबसे खास ये कोल्ड स्टोरेज है। बताया गया कि 1000 मैट्रिक टन सामान रखने की क्षमता वाला ये कोल्ड स्टोरेज सर्दियों के मौसम में यहाँ फल सब्जियों की कमी नहीं होने देगा। थ्रू आउट द ईयर आपको फ्रेश प्रोडक्ट मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है सर कि सक्सेसफुल रहेगा ही। लेकिन लद्दाख में रहने वाले बाहर की सब्जियों पर निर्भर न रहें, इसके लिए केंद्र सरकार की मदद से बने ग्रीन हाउस भी तैयार दिखे, जिनमें मौसमी सब्जियां उगाई जाती दिखी। यही नहीं, लद्दाख में किसानों के घर खुशहाली आए, इसके लिए सेब का बगीचा तैयार होता नजर आया। और इन पौधों को गर्मियों में भी पानी मिल पाए, इसके लिए एक तालाब बना दिखा, जिसमें 5 किलोमीटर दूर से पाइप के जरिए पानी लाने के इंतजाम नजर आए। आने वाले दिनों में अगर ये सफल होता है तो योजना यही है कि लद्दाख के दूर दराज इलाकों में और खासकर सीमावर्ती
जो क्षेत्र है वहां पर इस तरीके की तकनीक का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा लोगों को रोजगार मिले और वो आत्मनिर्भर हो सकें, इसके लिए लद्दाख के मशहूर पश्मीना उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाता दिखा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। देर रात की घटना है और 12.5 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बताया जा रहा है कि अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गिरी 5 मंजिला इमारत में कई परिवार रहते थे, जिनमें 301 फ्लैट में मुस्तफा चापेरकर भी रहते थे, जो हादसा होने से पहले इमारत से बाहर निकल आए, जिसकी वजह से उनकी और उनके परिवार की जान बच गई। उन्होंने बताया कि जैसे ही इमारत गिरी वहां ऐसा लगा कि कोई बड़ा धमाका हुआ है। इस बीच वो और उनकी पत्नी भावुक भी हो गए। जिस तरह से बिल्डिंग धराशायी हुई, कहीं ना कहीं जो लोग फंसे, क्या जान का खतरा आपको महसूस हुआ था कि आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे? हमें भी ऐसा ही लगा था कि हम नहीं बचेंगे, लेकिन हम काफ़ी फास्ट निकले क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिला। एक 5-10 सेकंड का ये था कि बी विंग गिरने के बाद फौरन ए विंग गिरी। ए विंग में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अंदर ये हो गए, जैसे हमारे नेबर्स 3rd फ्लोर 4th फ्लोर वाले भी शायद दादर पे ही हो गए। वो कुछ लोग उसमें से हैंडीकैप थे जो चल नहीं सकते थे, इसलिए वो वहाँ पर फंस गए। उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं, अभी तक कुछ जानकारी नहीं है। काफ़ी देर से काम चल रहा है लेकिन अभी तक वो मिले नहीं है। पता नहीं अभी वो जिंदे है भी या नहीं, क्योंकि 12 घंटे तो हो चुके हैं। 6 o'clock को ये हुआ और अभी 6 o'clock होने में थोड़ी देर बाकी है। सूरतों के